गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं समास। सभी के सभी समास बड़े ही अच्छी तरीके से सरल भाषा में बताए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं टाइम को बिना गंवाए हुए। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छी तरीके से वीडियो बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की। समास। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप। इसकी परिभाषा है आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। या दूसरे प्रकार से ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनने की क्रिया को समास कहते हैं। जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है तथा इन दोनों पदों से बना नया पद समस्त पद कहलाता है। समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। तो हम पहले पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में। तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। इन दोनों पदों में के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। मतलब इसका यह है कि समास में क्या होते हैं, दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है। तो इस तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है। गौण का मतलब है द्वितीय। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ है अप्रधान, और उत्तर पद यानी बाद का पद होता है वो प्रधान होता है यानी मुख्य होता है। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। इसमें एक नोट दिया हुआ है छोटा सा कि समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है तथा इसके विपरीत जब समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह से पर, को आदि का प्रयोग किया जाता है। तो पहले तत्पुरुष समास को समझने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो विभक्तियां हैं उनके चिन्ह क्या हैं। तो तत्पुरुष समास के भेद इस तरफ तत्पुरुष समास के भेद दिए हुए हैं और इस तरफ विभक्तियों का लोप दिया है। मतलब कि कौन सी विभक्ति है, कौन सा चिन्ह होता है, पहले ये हमें याद होना चाहिए। तो इसमें वही दिए हुए हैं। कर्म तत्पुरुष, तो जो कर्म तत्पुरुष होता है उसमें को का लोप हो जाता है। करण तत्पुरुष में से के द्वारा का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप हो जाता है। अपादान तत्पुरुष में से अलग होने के अर्थ में का लोप हो जाता है। मतलब यहाँ पर से का लोप हो जाता है जो अलग होने के अर्थ में होता है यानी पृथक होने के अर्थ में होता है। अगला है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में का, के, की इनका लोप हो जाता है। और इसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष, तो इसमें में और पर का लोप रहता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष। तो इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप रहता है। इसका लोप रहता है को का। जैसे इसका उदाहरण दिया है यश प्राप्त। तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, इसका समास विग्रह होगा यश को प्राप्त, यानी कर्म तत्पुरुष का चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, को होता है। तो को यहाँ पर जब हम इसको समास विग्रह करेंगे तो विग्रह में को चिन्ह आ जाएगा। यश को प्राप्त, ये क्या है, इसका समास है और ये इसको हम समस्त पद कहेंगे और ये समास विग्रह है। तो यहाँ पर क्या है, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। अगला है गगनचुंबी। तो गगनचुंबी का समास विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर को विभक्ति चिन्ह को का चिन्ह आ जाएगा। अगला है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है, करण तत्पुरुष का चिन्ह होता है से एवं के द्वारा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जहाँ करण कारक की विभक्ति से एवं के द्वारा का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष होता है। जैसे इसके उदाहरण दिया है मनगढ़ंत। तो मनगढ़ंत का जब समास विग्रह करेंगे तो होगा मन से गढ़ा हुआ। तो यहाँ पर से विभक्ति का लोप था। इस समस्त पद में
से विभक्ति का लोप था, से चिन्ह का लोप था, लेकिन हमने जैसे ही समास विग्रह किया तो वो से पद से शब्द जो था वो आ गया। इसके बाद दूसरा उदाहरण दिया है मन चाहा। मन चाहा का समास विग्रह होगा मन से चाहा, इसमें भी से का लोप था। अगला है तुलसी कृत। तो तुलसी कृत का जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसका हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, अगला प्रश्न अगला जो हमारा समास है वो है संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान का जैसे कि हमें पता है कि चिन्ह क्या होता है, के लिए। तो संप्रदान तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे इसके उदाहरण दिए हुए हैं सत्याग्रह। तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। तो यहाँ पर किस पद का किस चिन्ह का लोप था, के लिए का। तो यहाँ पर के लिए का लोप था। अगला है हथकड़ी। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हाथ के लिए कड़ी। यहाँ पर भी के लिए का लोप था। अगला है तपोवन। तपोवन का समास विग्रह हो जाएगा तप के लिए वन। तो इस समस्त पद में किस चिन्ह का लोप था, के लिए का लोप था। अगला हमारा जो समास है वो है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष की परिभाषा क्या हो जाएगी, जहाँ अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से जो से होता है वो होता है यहाँ पर अलग होने के अर्थ में। अभी हमने वहाँ पर एक और से देखा था, वो करण में देखा था, करण तत्पुरुष में, लेकिन वहाँ पर वो के द्वारा से और के द्वारा के लिए दोनों के लिए प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पर जो से है वो अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया गया, यानी पृथक के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसके उदाहरण है जैसे रोग मुक्त। तो रोग मुक्त को जब हम समास विग्रह करेंगे तो उसका हो जाएगा रोग से मुक्त। यहाँ पर देखिए रोग से क्या हो रहा है, वो मुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। यानी रोग से वो क्या हो रहा है, ठीक हो रहा है, मुक्त हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। अगला है देश निकाला। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें आएगा देश से निकाला, यानी कोई व्यक्ति है उसको क्या कर दिया है, देश से बाहर निकाल दिया है, यानी अलग कर दिया है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न है अगला समास है जो हमारा वो है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में की परिभाषा क्या हो जाएगी, जहाँ संबंध कारक विभक्ति का, के, की का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे इसके उदाहरण दिए हुए राजपुत्र। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। इस समस्त पद में का लोप था। अगला उदाहरण है पुस्तकालय। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुस्तक का आलय, यानी पुस्तक का घर। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। मताधिकार, मत का अधिकार। तो इन सभी में का लोप था, का चिन्ह का लोप था, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो गया। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष की परिभाषा क्या हो जाएगी, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। इसके उदाहरण है पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम। इस समस्त पद में में चिन्ह का लोप था, जैसे ही हमने समास विग्रह किया तो आ गया में चिन्ह, पुरुषों में उत्तम। अगला प्रश्न है, अगला उदाहरण है कवि श्रेष्ठ। इसका समास विग्रह होगा कवियों में श्रेष्ठ। अगला है जलयान। जलयान का समास विग्रह होगा जल पर चलने वाले यान। तो यहाँ पर कौन से चिन्ह का लोप था, पर चिन्ह का। जहाँ पर में और पर का चिन्ह लोप होता है वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो ये हमारे तत्पुरुष समास हो गया। हमारा जो दूसरे नंबर का जो समास है वो है कर्मधारय समास। तो हम कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। तो कर्मधारय समास की परिभाषा हो जाएगी कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच के समान या है जो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो कर्मधारय समास जानने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि विशेष और विशेषण क्या होता है। तो विशेषण होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं, और विशेष जिसके बारे में यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष से कहते हैं। तो इसमें भी दो पद होते हैं, पूर्व पद
और उत्तर पद। तो इसमें क्या होता है, जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष से होता है। तो जैसे उदाहरण में देखेंगे हम कि नील गाय, पहला उदाहरण इसका नील गाय, समास विग्रह करने पर आया नीली है जो गाय। तो इसका जो पूर्व पद है, पूर्व पद क्या है, नीली। नीली यहाँ पर क्या है, गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है, नीली है। तो नीली क्या हो गया, विशेषण हो गया, और गाय क्या हो गया, विशेष हो गई। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। इसका अगला उदाहरण है महात्मा, महान है जो आत्मा। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, आत्मा की विशेषता बता रहा है। कैसी वह आत्मा है, महान। अगला है पीताम्बर। तो इसका समास विग्रह है पीला है जो अंबर, यानी कि जो वस्त्र पीला है। यहाँ पर अंबर की विशेषता बता रहा है कि वस्त्र कैसा है, पीला है, इसलिए यहाँ पर कौन सा तो समास होगा, कर्मधारय समास। अगला है पर्णकुटी। पर्णकुटी का समास विग्रह हो जाएगा पर्ण से बनी कुटी। पर्ण का मतलब होता है पत्तों, पत्तों से बनी हुई कुटी। तो यहाँ पर कुटी की विशेषता बता रहा है, यानी कुटिया की विशेषता बता रहा है कि कैसी है वो, पर्ण से बनी हुई है। अगला है मृगलोचन, मृग के समान लोचन। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, लोचन, यानी आँखों की विशेषता बता रहा है, कैसी आँखें हैं, मृग के समान, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर डबल स्टार में कुछ पॉइंट लिखा है कि कभी कभी जो कर्मधारय समास होता है इसमें विशेष से पहले तथा विशेषण बाद में भी आ सकता है। जैसे एक उदाहरण दिया है यहाँ पर ऋषिवर, उदाहरण है ऋषिवर। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो आ जाएगा ऋषि प्लस वर। तो ऋषिवर, ऋषि का मतलब है ऋषि और वर का मतलब है श्रेष्ठ। तो यहाँ पर ऋषि की विशेषता बता रहा है कि ऋषि कैसा है, श्रेष्ठ है। तो इसलिए यहाँ पर ऋषि क्या हो गया, ऋषि यहाँ पर क्या है, विशेष से है, और वार यानी कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। तो ऋषि कैसा है, श्रेष्ठ है, ऋषि की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला समास है हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। तो जैसे कि इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसका जो पूर्व पद होता है वो होता है संख्यावाची, कैसा होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, और उत्तर पद विशेष से होता है। तो इसका उदाहरण हो जाएंगे, जैसे इसमें दिया है त्रिलोक। तो इसका समास विग्रह करेंगे तीन लोकों का समूह। कैसे लोगों का समूह, कितने लोगों का, तीन। तो यहाँ का जो प्रथम पद है वो क्या है, इसमें संख्यावाची है, यानी संख्या दी हुई है, और उसके बाद का जो पद है यानी उत्तर पद, उसमें क्या है, लोक, यानी लोक के बारे में बता रहा है कि तीन लोगों का समूह ही क्या कहलाता है, त्रिलोक कहलाता है। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगला है नवरत्न। नवरत्न का मतलब है, समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नौ रत्नों का समूह। इस पद में भी प्रथम पद संख्यावाचक है। अगला है सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। कितने ऋषियों का समूह, 7 ऋषियों का, प्रथम पद संख्यावाचक है। अगला है चौमासा, 4 मासों का समूह। अगला है सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। इसलिए यहाँ पर इन सभी उदाहरणों में प्रथम पद संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। द्विगु समास में ज़्यादा समस्या नहीं होती है। जैसे यहाँ पर देखा कि प्रथम पद संख्यावाचक है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं द्विगु समास। अगला है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जिस समास में पहला व दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसमें बहुब्रीहि समास होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। इस समास में अन्य पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण दिया है मृत्युंजय। तो मृत्युंजय का हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात शिव। ना तो इसमें प्रथम पद प्रधान है न दूसरा पद, यहाँ पर अन्य पद यानी शिव प्रधान है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला है चतुर्मुख। चतुर्मुख का समास विग्रह हो जाएगा 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। मतलब यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा,
बहुब्रीहि समास। इसी तरीके से चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात स्यो। अगला है ग्रीस, ग्रीस का मतलब है, समास विग्रह हो जाएगा पर्वतों का राजा, अर्थात हिमालय। पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय। यहाँ पर तीसरी की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तथा विग्रह करने पर उसमें और अथवा या योजक चिन्ह लगता है, या तो और लगेगा या अथवा या फिर या योजक या लगेगा। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसमें दिया है द्वंद्व समास के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, दो द्वंद्व समास के उदाहरण देखेंगे। जन्म मरण, बीच में योजक चिन्ह लगा है। अब जैसे ही हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा जन्म और मरण। यहाँ पर और शब्द क्या था? लोप था, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है पाप पुण्य, हर जितने भी इसके उदाहरण दिए होंगे सभी में योजक चिन्ह का लोप रहेगा। ये योजक चिन्ह का निशान होता है, तो इसमें हो जाएगा पाप पुण्य। पाप पुण्य का जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पाप और पुण्य। इसी प्रकार से गंगा यमुना, तो गंगा और यमुना। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। फूल पत्ती, फूल और पत्ती। रात दिन, रात और दिन। छल कपट, छल और कपट। अगला हमारा समास है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है। अव्यय का मतलब उस उपसर्ग से जुड़ा रहता है। ये प्रथम पद इसका कैसे जुड़ा रहता है? उपसर्ग से जुड़ा रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे इसके उदाहरण दिए हुए हैं, प्रतिदिन, ये प्रति, तो इसका जब समास विग्रह कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दिन दिन। यहाँ पर प्रति जो है उपसर्ग लगा है, प्रति प्लस दिन, तो प्रति क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अगला है यथाशक्ति, तो इसका हो जाएगा शक्ति के अनुसार। यथा यहाँ पर क्या है? उपसर्ग लगा है। अगला है प्रत्येक, इसका विग्रह करेंगे प्रति एक, यानी हर एक को, प्रत्येक, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा है। निडर, निडर में नी उपसर्ग लगा है, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा डर रहित। अगला है यथा विधि, यथा विधि का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? विधि के अनुसार। अगला है आमरण, आमरण का समास विग्रह हो जाएगा मरण तक। अगला है अजन्म, यानी कि जन्म से लेकर। अगला तो इसमें एक नोट दिया है कि कभी कभी पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर संज्ञा या विशेषण शब्द होता है। जैसे उदाहरण दिया है इसमें गांव गांव, तो इसका समास विग्रह क्या करेंगे? प्रत्येक गांव, तो इसमें प्रत्येक क्या हो गया? प्रत्येक विशेषण हो गया। इसी प्रकार से हर पल पल, पल पल का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? हर पल। यहाँ पर हर यानी प्रत्येक, यहाँ पर भी हर क्या हो गया? विशेषण हो गया, तो यहाँ पर भी इन समासों में भी कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे 6 समास थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले जो अगला वीडियो आएगा उसमें इसके जो हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने इन समासों से कितना सीखा है, कितना पढ़ा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।